हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है विसर्ग संधि। हमने इसके पहले के वीडियोस में स्वर संधि और व्यंजन संधि को समझने की कोशिश की है। आज के वीडियो में हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। छोटी सी ही संधि है। सूत्र आपके सिलेबस में जो लिखे हैं वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ और एक बार यहाँ पे बता देती हूँ फिर से, लेकिन हमको सूत्रों को देख के परेशान नहीं होना है, जो मैं हर बार बोलती हूँ। सूत्र इस चीज़ के लिए हैं कि यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है किसी भी वर्ड को देख के, किसी भी परिवर्तन को देख के कि यहाँ पर यही शब्द क्यों, यहाँ पर इस शब्द की जगह यही शब्द क्यों आया, उस सब के जवाब इन सूत्र में होते हैं। इसीलिए ये सूत्र हैं, इसीलिए इनको जानने की ज़रूरत होती है। अगर आपके दिमाग में सवाल पैदा नहीं होते हैं या आप इसको जानने की कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए, लीव इट दैट, और आप अपने एग्जाम्पल जो हैं उनको लर्न करिए और एग्ज़ाम में दे दीजिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति का ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए सिलेबस में लिखा हुआ है कि सूत्र आप पढ़िए। प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, वो एक अलग विषय है, लेकिन उन्होंने सूत्र को पढ़ने के लिए ज़रूर बोला है। तो हम भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते ही जा रहे हैं। इसके पहले में पढ़े थे, इसमें भी पढ़ लेंगे थोड़े से। जो इस वाले विसर्ग संधि में जो इंपॉर्टेंट सूत्र है मैं वही पढ़ाने वाली हूँ। दूसरा, सूत्र को डिटेल में नहीं पढ़ के हम सिर्फ सूत्र जो है उससे जो परिवर्तन हो रहा है उससे संबंधित जो उदाहरण है बस वही देखेंगे विसर्ग संधि में। क्योंकि विसर्ग संधि में बहुत ज़्यादा शब्द नहीं आने वाले। जैसे स्वर संधि में हमने देखा था तो 12-13 जो वर्ण स्वर थे उसके हिसाब से वर्ण परिवर्तन हो रहा था। व्यंजन संधि में बहुत सारे वर्ण होते हैं तो इसलिए उसके हिसाब से बहुत सारा परिवर्तन के लिए बहुत सारे सूत्र हो रहे थे। विसर्ग संधि में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, गिना चुना परिवर्तन है, तो उसके हिसाब से शब्द भी उसी हिसाब से ही हैं, तो ज़्यादा उसमें दिक्कत की बात नहीं है। कैसे पढ़ना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जैसे जो सूत्र हैं विसर्ग संधि में, स्पेशली विसर्ग संधि में, वो एक दूसरे के पूरक के रूप में हैं। जैसे कि अगर सस जुसु रोह सूत्र अगर हमने पढ़ा है तो उसके बाद फिर अतो रूप लता आएगा, फिर हसीचा आएगा, फिर रोलिया, क्योंकि एक जो रू आ गया उसके आगे का जो परिवर्तन है वो सूत्र से हो रहा है, उसके आगे का जो परिवर्तन है वो इस सूत्र से हो रहा है। इस तरीके से परिवर्तन ज़्यादातर जगह पर हो रहे हैं, तो उससे हमको समझने में इजी होता है। अचानक से हम जैसे एक सूत्र हमने पहला वाला पढ़ा और उसके बाद जंप करके हम लास्ट वाले पहुंच जाएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि उसके बीच के आपके स्टेप मिस हो गए। ठीक है, अभी ये हो गया। इसके बाद जो है हम जो संधि पढ़ने वाले हैं स्वर संधि विसर्ग संधि, वो हम इन 3-4 टॉपिक में ही पढ़ने वाले हैं। जैसे कि जितने भी सूत्र हैं उन सब में आखिरकार परिवर्तन जो हो रहा है वो जिस रूप में हो रहा है उसी के हिसाब से यहाँ पर समझने की दृष्टि से इसको 4 में डिवाइड कर लिए गए। सत्व, उत्व, रुत्व और लोप। इनके नाम से ही समझ में आ रहा है। लोप संधि मतलब जहाँ विसर्ग का लोप हो जाना है, उस संधि उन उदाहरण से संबंधित नियम यहाँ पर आएंगे। रुत्व संधि में रू के बाद जो ऊ है उसका लेप और वहाँ पे जो परिवर्तन होने वाले हैं उससे संबंधित जो उदाहरण है वो इस वाले ग्रुप में आ जाएंगे। उत्व संधि में जो ऊ का परिवर्तन होगा, विसर्ग की जगह पर जो ऊ आएगा वो यहाँ पर उत्व संधि के अंतर्गत आ जाएगा। और सत्व संधि में जो सा, तीनों प्रकार के सा है, मूर्धन्य दंत तंद, उसमें जो परिवर्तन होने वाला है विसर्ग की जगह पर वो सत्व में आ जाएगा। तो इन सूत्रों से हमें इतना समझ में आया। क्या समझ में आया? ये लाइन समझ में आई। क्या समझ में आई? विभिन्न स्वर और व्यंजनों के योग से विसर्ग का जो परिवर्तन है वो इतने ही रूप में होता है। किस किस रूप में होता है? या तो ये वाला सा परिवर्तन में आएगा, या ये वाला सा परिवर्तन में आएगा, या ये वाला सा। इन तीनों में से कोई एक सा परिवर्तन में आएगा विसर्ग की जगह पर। या तो रा आ जाएगा, या तो विसर्ग आ जाएगा, या तो ऊ हो जाएगा, या तो या का लोप होगा, या विसर्ग का ही लोप हो जाएगा। ये नियम इस तरीके से हम समझने वाले हैं आगे कि ये होगा कैसे। लेकिन परिवर्तन ज़्यादातर 99% केसेस में विसर्ग की जगह पर यही परिवर्तन होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है बताने की कि हमेशा विसर्ग हमें 2 बिंदियों के रूप में देखें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। विसर्ग हमें 3 रूप में भी दिख सकता है। एक तो सा के रूप में दिख सकता है, एक रा के रूप में दिख सकता है, और एक विसर्ग 3 बिंदुओं के रूप में दिख सकता है। अगर कहीं पर हलंत के साथ सा लिखा हुआ है या रा लिखा हुआ है हलंत के साथ में, इट मीन्स कि वो विसर्ग को ही बता रहा है। ये एक विसर्ग संधि में समझने वाली बात है। विसर्ग संधि का सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण सूत्र है जो वो है विसर्जनीयास। इसमें कम से कम 75% जो उदाहरण है विसर्ग संधि के उसी में ही समाहित हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इस सूत्र को क्या बोल रहे हैं? विसर्जनीयास सत्व संधि जो हमने 4 ग्रुप डिवाइड किए हैं विसर्ग संधि के, उसमें से सत्व के लिए ये वाला फॉर्मूला फिट बैठता है। खर प्रत्याहार के वर्ण आएंगे यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के पश्चात यदि खर प्रत्याहार के वर्ण आएंगे तो विसर्ग की जगह पर सा हो जाएगा। ठीक है, खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? हर एक वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए, खा, फ,
छ ठ थ च ट त प स। तो पहला और दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के सा, ये 13 वर्ण आते हैं। यदि तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। अब इन तीनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हर वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आ रहा है, तो पहला दूसरा अक्षर आएगा तो कब यहाँ पे परिवर्तन होगा वो समझ लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, खर प्रत्याहार के वर्ण पूरे यहाँ लिखे हैं, वो टोटल 13 वर्ण हैं। अगर आप इन वर्ण को गौर से देखेंगे तो हर एक वर्ग का पहला अक्षर, जैसे का, दूसरा अक्षर खा, पहला अक्षर चा, दूसरा अक्षर छा, पहला अक्षर टा, फिर दूसरा अक्षर ठा, पहला अक्षर ता, फिर दूसरा अक्षर था है, और यहाँ पर पा और यहाँ पर फा, और शा शा शा, ये 3 वर्ण ऊष्म वर्ण हैं। अब ये जो वर्ण हैं, ये जब विसर्ग के बाद आएंगे तो विसर्ग की जगह पर सा हो जाएगा। देखिए किस तरीके से होता है। पहला जो पॉइंट है वो लिखा है, जब विसर्ग के बाद में क्या आएगा, ता और था आए और तीनों प्रकार के सा आए तो ये वाला सा हो जाएगा। अब ये इसमें जो सा का परिवर्तन है, खरी विसर्जनीय सा में भले एक ही सा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें तीनों प्रकार के सा का परिवर्तन हम पढ़ने वाले हैं। और ये तीनों प्रकार का परिवर्तन जो सा का होने वाला है वो बहुत ही ईजी तरीके से आप समझ पाएंगे। कैसे समझ पाएंगे कि यदि ता था है विसर्ग के बाद में, जैसे इन उदाहरण में देखिए, रामः विसर्ग है, फिर पहला ता है, नमः फिर ता है, निः फिर ता है, और इता फिर ता है। सभी जगह पहला अक्षर उत्तर पद में ता है और उसके पहले विसर्ग है, तो हमारी ये वाली कंडीशन पूरी हो गई। ता और था आए तो वहाँ पर सा हो जाता है। कहाँ पर सा हो जाता है, विसर्ग की जगह पर, तो ये वाले विसर्ग की जगह पर सा हो जाएगा। तो बस जब ये सा हलंत वाला सा है तो इसको पूरा करने के लिए कोई स्वर नहीं है तो आधा आ जाएगा। तो राम तिष्ठति, नमस्ते, निस्तारण, स्ततः बनता है। ठीक है, विसर्ग की जगह पर आधा ये वाला जो सा है वो आ जाता है। किस कंडीशन में, जब उत्तर पद का जो पहला शब्द है वो ता हो या था थर्मस का हो। ज़्यादातर शब्द ता के साथ मिलने वाले होते हैं, इसलिए ता के उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। दूसरा है, फिर पहला वर्ग हो गया हमारा ता और था, दूसरा चा और छा बोला है उन्होंने, तो यदि चा और छा आएगा तो कौन सा, सा शक्कर का होगा परिवर्तन। इसमें साथ में दूसरे विसर्जन संधि के सूत्र भी चल रहे हैं, जैसे स्तो, स्तुना, स्तु में था कि कहाँ पर सा होगा। यदि ये वाला चा और छा आएंगे तो ये वाला सा शक्कर का हो जाता है, हमने उस वाले नियम में पढ़ा था, वही सेम यहाँ लग रहा है। विसर्ग के स्थान पर भी फिर ये वाला ही सा आएगा, क्योंकि ये दोनों नियम के साथ में एडजस्ट हो रहा है। आपको यदि नहीं याद आ रहा है या एकदम क्लिक नहीं करता है, आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप तो बस ऐसे याद कि ता और था हो तो सा शक्कर का आएगा, चा और छा हो तो सा, थोड़ी ता और था हो तो सा सपेरे का आएगा, चा और छा हो तो सा शक्कर का आएगा। इतना ही याद रखो बस, ठीक है। विसर्ग के बाद देखिए, चा आया चलती का, छा आया छलती का, चरती और चलती, ये वाले शब्द आए हैं, तो क्या हो गया, विसर्ग की जगह पर सा शक्कर का हो गया, क्योंकि सा शक्कर का हलांत है इसलिए आधा सा आएगा। इसको पूर्ण करने के लिए कोई भी स्वर वहाँ पर नहीं है। तो रामस चलती, भानुस चलती, गौस चलती और कृष्ण चलती। तो आपको बस सीधा पहचानना है कि जब भी आधा सा शक्कर का, आधा सा सपेरे का, आधा सा षटकोण का दिखे तो वहाँ पर विसर्ग संधि होगी और उस सा की जगह पर ही विसर्ग लगेगा। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं टा और ठा। टा और ठा होगा तो क्या आएगा इसकी जगह पर, सा। किस नियम से आएगा, इस मैंने यहाँ लिख दिया है। जो बच्चे अच्छे से देखिए, 3 प्रकार के बच्चे होते हैं हर क्लास में, हर जगह पर। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे, एक बच्चा वो होता है जो बहुत जिज्ञासु होता है, जिसको जानने की बहुत इच्छा होती है और जो एक एक चीज़ को क्लियर करके पढ़ना चाहता है कि ये चीज़ यहाँ पे क्यों आई, वो चीज़ वहाँ की। उसके दिमाग में एक इमेजिन क्रिएट होता है कि हाँ ये, और वो अपने सब्जेक्ट को अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है। दूसरे बच्चे मीडियम बच्चे होते हैं, जो बच्चे जिज्ञासु होते हैं पर इतने ज़्यादा भी जिज्ञासु नहीं होते कि वो हर चीज़ के पीछे पड़े। हाँ, इतना बस समझ लिया, हो गया। और कुछ बच्चे सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि उन्हें पास होना है, इसके अलावा उन्हें ज्ञान की कोई प्राप्ति की जरूरत नहीं होती, उसमें कोई नॉलेज नहीं चाहिए, ना ही उसको उन्हें आगे यूज़ करने से मतलब होता है। बस आप तो इतना बता दो कि कैसे कैसे एग्ज़ाम में आएगा और हम बस पढ़ के पास हो जाएं। कुछ टाइप के वो बच्चे होते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर सबके हिसाब से चीज़ें बनाने की कोशिश की है। आयुर्वेद में एक बताया है कि उदाहरण इस तरीके से होना चाहिए, त्रिबुद्धि जो व्यक्ति हैं उनके समझ आए, उनको समझ में आ जाए। तीनों प्रकार की बुद्धि मतलब कि जो अल्पज्ञ को भी समझ में आ जाए और जो समझदार उसको भी समझ में आ जाए, ऐसे आपको समझाना की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं कोशिश वही कर रही हूँ। मैंने इसमें नोट्स में या वीडियो में मैं बताती सारा डिटेल में ही हूँ कि ये यहाँ पर इस वजह से हुआ। जिसको जो ग्रहण करना हो, जिसका जो जिसका पर्पज़ हो, उस हिसाब से व्यक्ति लिख सकता है। जिनको सिर्फ उदाहरण देखना है कि भाई उदाहरण कौन कौन सा है, तो वो उदाहरण देख सकते हैं। जिनको ये देखना है कि नहीं ये वाला वर्ड कैसे आया, क्योंकि ये मत भूलिए कि कोई भी चीज़ कब कहाँ काम में आ जाए हमें नहीं पता होता है। ये जो विद्यार्थी का जो जीवन होता है ना, ये उस समय होता है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं हम 2-5 साल, जो भी साल हम देते हैं पढ़ने में,
वो उसका फ्रूट आगे जाके कहाँ कहाँ कैसे मिलेगा हमें पता ही नहीं होता है। और जब हमें समय निकल जाता है, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, फिर उस समय लगता है कि नहीं हमने ये अच्छे से पढ़ लिया था तो आज काम में आता। तो एक जस्ट बीच में एक वो ऐसा दिमाग में आया कि ऐसा बोल देना चाहिए, तो इसलिए ये बता दिया। बाकी हम टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं आगे। तो इस्टू ना इस्टू, तो विसर्ग के बाद टा और ठा हो तो क्या हो जाता है वहाँ पे सा षटकोण का हो जाता है। देखिए धनुष टंकार, हमने ये उदाहरण वहाँ पे पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? व्यंजन संधि पढ़ा था। तब हमें लग रहा था कि ये वाला सा षटकोण को क्यों है, क्योंकि उस नियम से वो बैठ नहीं रहा था सही, इस नियम की वजह से ऐसा हो रहा था। तो धनुष टंकार, रामस टीकते और ठगा ठगती, तो टा और ठा ये दोनों के उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस तरीके से सा षटकोण में परिवर्तन हो जाता है। अब 2 वर्ग बचे, 3 वर्ग हमने कंप्लीट कर लिए। देखिए ता और था कंप्लीट किया, चा और छा कंप्लीट किया, टा और ठा कंप्लीट कर लिए। इनके तीनों के तीनों सा में जो परिवर्तन उन्होंने है वो भी हमने बता दिया। अब बात आती है कि जब का और खा और पा और फा होंगे तो क्या होगा। जब का और खा और पा और फा विसर्ग होंगे तो वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, वो वैसे के ही वैसे रहने वाले हैं। देखिए यहाँ पर कहा प्लस कथयति, कहा कथयति, रामा प्लस करोति, रामा करोति, कहा फिर प्लति, कहा प्लति। अब यहाँ पर ये नियम नहीं लगाया। ठीक है, तो आप इसको विशेष नियम बना लिए, चाहे एक्सेप्शन बना लिए, चाहे जो भी लगे आपको वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे का खा और पा फा ये 2 वर्ग हैं, इनके बाद इनके पहले विसर्ग होने पर यहाँ पर सा का आदेश नहीं होने वाला है। अब इसी विसर्जनीय सहसूत्र के जो उदाहरण हैं उसमें कुछ जो सा के परिवर्तन वाले नियम हैं वो भी मैंने इसी में ही कंक्लूड किए हैं कि वो भी परिवर्तन किस तरीके से हो सकते हैं। उसके कुछ वर्ण हैं, उन वर्ण के साथ में यदि कॉम्बिनेशन विसर्ग का बैठता है तब भी सा के परिवर्तन, मतलब आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने एक ही जगह जितने भी सा के परिवर्तन वाले थे वो मैंने एक ही जगह लिख दिए हैं। उनसे संबंधित जो भी नियम जहाँ भी मुझे मिले और उनके जो उदाहरण मिले वो मैंने एक ही जगह लिख दिए, तो आप परेशान नहीं हो जिससे। यदि विसर्गों के आगे कौन कौन से वर्ण आए, पाश, कल्प, का, काम में शब्द हो तो विसर्ग को सा हो जाता है। देखिए यहाँ पर पयः, पाशम, यशः, कल्पम, सह, कम, यशः, काम्यति। तो यहाँ पर पयस्पाम, ये देखिए इसका किसका एक्सेप्शन हो गया कि हमने वहाँ पे का खा और पा फा देख रहे थे हम कि का और खा आए और पा और फा आए तो वहाँ पर विसर्ग को परिवर्तन नहीं होना है, विसर्ग के जैसे कि तैसा रहेगा। उसका ही एक्सेप्शन है कि यहाँ पे देखिए पा का भी वर्ण आ गया एक पास और का के भी कल्पम और कम। इन वर्ण में यदि का और पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन होके सा होता है, लेकिन यदि ये वाले वर्ण नहीं हो, सिंपल का हो तो फिर परिवर्तन नहीं होता है। तो पयस्पाम ये उदाहरण आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यशा कल्पम, यशा कमम और यशा काम्यति। अब इसी का के कौन कौन से और उदाहरण हैं, क्र धातु, कम, कंस, कुंभ, पात्र, कुश, करणी हो तो विसर्ग को सा हो जाता है। यहाँ पर भी उसी का ही अपवाद है कि यदि पहला अक्षर का है तो विसर्ग को सा हो जाना चाहिए, उसी का ही उदाहरण है। बस एक वो अपवाद जो था कि जहाँ एक जो नियम था जिसमें का फा लिखा है पर परिवर्तन नहीं हो रहा, विसर्ग को विसर्गी हो रहा है, उसके अपवाद के रूप में चाहे आप इनको पढ़ो चाहे इसके अपवाद के, इन दोनों नियम के अपवाद के रूप में उसको पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको ये पता बस होना चाहिए कि हाँ ऐसा हो रहा है। अयः कारः, अयस्कारः, अयः कामः, अयस्कामः, अयः कांसः, अयस्कंसः, अयस्कुंभ, अयस्पात्रम्, अयः कुशा और अयस्कर्णी, ये सभी इसी के उदाहरण हैं। इन दो को मैंने विग्रह कर लिया है, आप इन दोनों को विग्रह आसानी से कर सकते हैं। जहाँ पर आधा सा है वहीं पर ही विसर्ग लगना है। नमस और पुरः प्लस का और पा वर्ग आने पर भी सा आदेश हो जाता है। नभः करोति, नमः करोति, नमस् करोति, पुरः करोति, पुरस्करोति, भाकरा, भास्करा। तो हमने देखा कि चा और छा, ता और था और टा और ठा के साथ तो तीनों सा अलग अलग किस तरीके से परिवर्तित हो रहे हैं वो देखा। उसके बाद में का खा और पा भा के साथ में विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा वो देखा। अब हमने फिर ये देखा कि कुछ वर्ण ऐसे हैं जो का से शुरू हो रहे हैं, पा से शुरू हो रहे हैं, पर उनमें फिर भी सा का आदेश हो रहा है, तो वो कौन कौन से हैं, तो वो हमने इन दो नियम में देखे। दूसरा एक नमस और पुरः के साथ में भी का वर्ग और पा वर्ग आता है तब भी विसर्ग को सा आदेश हो जाता है, तो ये उसके उदाहरण हैं। तो इस तरीके से विसर्जनीय सा में जहाँ जहाँ भी सा का परिवर्तन हो रहा है उसके उदाहरण यहाँ पर हमने लिखे हुए। आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, इस फॉर्मूलेशन को लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये छोटा सा डायग्राम क्या थोड़ा सा टेबल के रूप में बनाया है। सा और सा में परिवर्तन, चा वर्ग और सा के साथ में ये वाला सा, ये वाला सा, यहाँ पर ये वाला सा यहाँ पर लगने वाला है। इसके जो सूत्र हैं जो इसमें परिवर्तन कर रहे हैं वो वासारी और विसर्जनीय सा है, और यहाँ पर ये इस तरीके से इसमें यूज़ हो जाने वाला है। ठीक है,
कुछ सात षटकोण के नियम वाले भी हैं, उसमें भी हम ये देख लेते हैं कौन सा नियम लगने वाला है। सात षटकोण के साथ में परिवर्तन कहाँ पे, दु, नी, आवी और वही के बाद में यदि का, खा और पाफा आएगा तो यहाँ पे विसर्ग की जगह पर सात षटकोण हो जाएगा। जो भी हमने इसके पहले देखा था ना, का और खा और पा और फा में कोई नियम परिवर्तन नहीं हो रहा था और कुछ नियम अब आते हैं। उसका एक नियम ये भी है, दुह, नी, आवी और वही के शब्द हों पहले और फिर का, खा और पा, फा, वा हो तो विसर्ग के स्थान पर सात षटकोण का आएगा। जैसे दुष्कार्यम, निष्कार्यम, ठीक है, आविष्कारम, बहिष्कारम, ये जितने भी हैं वो सब विसर्ग की जगह पर सात षटकोण का आने पर बनने वाले हैं। ठीक है, अगर हम वहाँ पर ये देखें कि का और फा में तो एक जगह ये नियम भी मिलता है, का और फा की जगह पे अब विसर्ग का लोप कर दो, विसर्ग नहीं भी लगाओ, मतलब दोनों ही स्थिति में वो सही होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम एक चीज़ को लेके चलें, या तो आप लोप को ही लेके चलो या आप विसर्ग को ही लेके चलो। तो मैंने वहाँ पर विसर्ग के साथ ही आप लोगों को पढ़ाया है। अगर कोई नियम वहाँ पर लोप बता देते हैं तब भी वो गलत नहीं होता है, लेकिन कन्फ्यूजन ही होता है, इसीलिए हमने उसको विसर्ग ही रहने दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं उत्व। जो ओ का परिवर्तन होने वाला है वो किन किन सूत्रों से होने वाला है। तो ओ का जो परिवर्तन होने वाला है वो अतो, रोर, प्लुतादि सूत्र से होगा। वो देखते हैं कैसे होगा। ये वाला सूत्र है अतो, रोर, प्लुताद, प्लुते। इसमें क्या क्या बोल रहे हैं वो कि ओ का परिवर्तन होना है, कुल मिला के आप ये मान के चलिए। उल का परिवर्तन किसको होना है, विसर्ग को होना है। अब इसके पहले के जो नियम हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, किस किस से परिवर्तन हो रहा है। कि नियम जो है वो ये है, प्लुत को छोड़कर अन्य आ के बाद आने वाले रू के तुरंत बाद आप्लुत आ मीन्स प्लुत के अतिरिक्त आ हो तो रू को ऊ हो जाता है। ये इसका नियम है। अब कैसे होता है, सस जो रू जो हमारा सूत्र है वो भी हम पढ़ाएंगे आपको। उससे रा हुआ, रा से फिर उसको रू हुआ, रू से ऊ का लोप हुआ और रू से ऊ का लोप होने के बाद ये वाला जो सूत्र है उससे आ और रा मिलके ओ हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें बीच में आद गुणा लगता है। आद गुणा से ये वाला जो सूत्र, ये जो ओ है वो इस तरीके से कंप्लीट होता है। उसके बाद एंगा पदांती से आ अवग्रह का ए आ जाता है और ये सुबह अर्चे बनता है। तो ये इतने यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने नियम लग गए, आद गुणा, एंगा पदांती थी और उसके बाद में जाके सुबह अर्च बना। और इसके पहले कितने सूत्र लगे, ससजुसुरो और अतुरुल प्राति। 4 सूत्रों के बाद ये सुबह अर्च बना। हमें कोई इसको बिल्कुल बैठ के समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस कैसे बनता है एक बार नज़र डाल के रखना है कि अच्छा ऐसे होता है। हमें क्या याद करना है, हमें सिर्फ उदाहरण याद करने। कैसे, बाल कहा आयम, पीछे यदि आ आया है, हर्ष आ आया है, देखिए हर्ष आया है और आगे विसर्ग आया है, सिंपली इस वाले छोटे आ को अवग्रह कर दीजिए। किस नियम से, एंगा पदांतिथि के नियम से। और इस वाले विसर्ग को ओ की मात्रा लगा दीजिए, किस नियम से, आद गुणा के नियम से। दैट्स इट। इसके आगे पीछे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आ देखिएगा और इसके बाद इस विसर्ग को ओ की मात्रा लगा दीजिए। या फिर आप कहीं पर भी ओ और अवग्रह साथ में देखें तो आप ये मान के चलिएगा कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। और विसर्ग संधि में तो कोई टाइप नहीं पूछ रहा ना कि कौन से सूत्र से लग रहा है कौन से नहीं लग, आपको विग्रह सही से आना चाहिए करने के लिए। तो विग्रह में आप ये समझ जाएंगे कि ये यहाँ पे ओ और आ है, अवग्रह की जगह पे आ आना ही है और यहाँ पे ओ की मात्रा लगी, इस ओ की जगह पे विसर्ग लगाना है आपको जब विग्रह करें आप। तो ये इसके इस तरीके से उदाहरण आएंगे। ठीक है, इसको मैंने किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वो बताते। ये देखिए, ये बनाया है मैंने। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, छोटा आना चाहिए उत्तर पद के पहले में और पूर्व पद में विसर्ग के पहले आ आएगा या सा आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। जब ओ वहाँ पर विसर्ग है तो आता ही आता है ना। हर एक वर्ण के अंतिम में यदि उसमें कोई मात्रा नहीं लगी तो छोटा आ तो हर्ष का रूप में रहता ही रहता है ना। तो वो नहीं तो वो हलंत के रूप में आ जाएगा व्यंजन। तो वहाँ पे आ हो गई होगा तो बस उस आ और विसर्ग की जगह पर ओ कर देना है आपको और इस आ को अवग्रह कर देना है। सो अपी, जैसे सेवा सर्चम में हमने बताया था ना, वहाँ पे सेवा अर्चम बना, ये वाला सूत्र इस वाले फॉर्मूले में लग रहा है। अब इसी का एक जो सेकंड वर्जन है वो क्या बोल रहे हैं, वो अहाय ऐसे ही प्लस साय और प्लस 3, 4, 5 वर्ण या यार अलावा हस प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो सा और विसर्ग को ओ हो जाता है हसी चा के नियम से। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों परिवर्तन ओ वाले हैं। एक में तो ओ के साथ में अवग्रह है और एक में सिर्फ ओ हुआ है। पहले में अवग्रह वाले में है अतोरूढ़ प्लुतात् प्लुते सूत्र और सिर्फ अवग्रह के बिना ओ का परिवर्तन वाले में है हसीचा। उसमें क्या बोल रहे हैं, मनः। तो आ के बाद विसर्ग आ गया प्लस भावना। तो कौन सा वर्ण आ गया यहाँ पर, 3, 4, 5 और यार अलावा हा में से वर्ण आ गया। तो पहा जो है वो पा, फा और भा तीसरा अक्षर है। तो यहाँ पर भावना की वजह से, ये तीसरे अक्षर की वजह से विसर्ग को ओ हो जाएगा तो बना मनोभावना।
मनोरथ, मनोभावना, मनोकाम, ये सब इसी टाइप के जो वर्ड्स आते हैं वो इसमें बनते हैं। बस स्थिति पहले ये होनी चाहिए कि उत्तर पद का आदि वर्ण तीसरा, चौथा, पांचवा या वाराला, ठीक है। जैसे मनोरथ में है तो मनोरथ में रथ रा है ना, तो इसके लिए मनोरथ बन जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके के ये दो परिवर्तन हैं इसमें, एक हसीचा और ये वाला। हसीचा समझ लेते हैं अब। हसीचा सूत्र क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं, वही जो हम अभी पढ़ के आए हैं बस। यहाँ पर हमको उदाहरण देखने हैं। देखिए ये वाला जो परिवर्तन है मनोरथ का वो किस तरीके से हुआ है। शिवो बंध्या कैसे बना वो यहाँ पे बताया। शिव के बाद सु आया, इस वाले एक सूत्र से आया, ससुज शुरू से आया, फिर ऊ का लोप हो गया, फिर वहाँ पर रू का आदेश हुआ, फिर रा का ऊ के आदेश का हसीचा बना, हसीचा के बाद आधगुणा बन के ओ बना, ठीक है। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, या पढ़ना है चंद्रोमोभ्याम बना, सा और विसर्ग दोनों चीज़ों से बनता है। मनोरथ बना, मनस प्लस रथा से बना, यहाँ पर सा है, इट मीन्स विसर्ग ही है, ये मान के चलिए, विसर्ग का रूप में सा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसके ये उदाहरण है। शिवः वन्द्यः, शिवो वन्द्या, देखिए यहाँ पे अवग्रह नहीं है ना, वहाँ पे अवग्रह आ रहा था। रामः जपति, रामो जपति, सुरेशः गच्छति, सुरेशो गच्छति, ये इसके उदाहरण है। कुछ मनोरथ वाला उदाहरण है, ठीक है। शिवो वंद्या वाला उदाहरण, ये सभी इसके उदाहरण हैं। और ये किस तरीके से बने वो मैंने यहाँ पर बताया है। जो सूत्र लगे हैं वो किस तरीके से लगे, आधगुणा लगा, हसीचा लगा, ससुर लगा, और इस तरीके से परिवर्तित होकर ये रूप बन गया। आपको आइडेंटिफाई करना है किस तरीके से। यहाँ पर अवग्रह नहीं है और ओ की मात्रा है तो वहाँ पर सिर्फ विसर्ग आएगा ओ की जगह पर। जहाँ पर अवग्रह है और विसर्ग की मात्रा है तो वहाँ पर आ आएगा ही आएगा। अब है रत्व वाला नियम। रुत्व वाले में क्या बोले, रा में परिवर्तन हो रहा है। क्यों होगा रा में परिवर्तन, उसकी कारण कंडीशन है छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आए, मतलब आ और आ को छोड़कर और जितने भी स्वर हैं उनमें से कोई भी एक स्वर आए, फिर विसर्ग आए और इसके बाद भी कोई स्वर्ग आए तो विसर्ग को रा हो जाएगा। ऐसे ही आ और आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए, विसर्ग के साथ आए और व्यंजन आए। व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आए, 3/4 वर्ण, 3, 4, 5 वर्ण और या रा अलावा हा, तो अब भी रा हो जाता है, ठीक है। ये दोनों ही सूत्र यहाँ पर लगने वाले हैं रुत्व के आदेश के लिए, रा होने के लिए। इसमें जो सूत्र लगेंगे वो देख लेते हैं किस तरीके से इसके उदाहरण बनेंगे। ये देखिए ये हैं इसके उदाहरण। जैसे देवी उवाच, तो ये यहाँ पर ई आया है, ये भी दूसरा भिन्न स्वर है छोटे आ से, और ये ऊ, ये भी भिन्न स्वर है। तो कैसे बनेगा, रा का आदेश होकर विसर्ग को, विसर्ग की जगह पर रा हो जाएगा तो देवीरुवाच, ठीक है। आ और ई की जगह पर रा का हो जाएगा विसर्ग की जगह पर। ऐसी बधु आयति में कैसे बनेगा, बधुर आयति। श्रुति उसमें कैसे बनेगा, श्रुतिर गच्छति, श्रुतिर गच्छति, हरिर गच्छति, हरिर गच्छति। ये इसके कुछ उदाहरण हैं जिसमें कि रा का आदेश हो रहा है विसर्ग को। किस कंडीशन में, पहले भी स्वर आए और उसके बाद भिन्न स्वर आए या व्यंजन आए। व्यंजन में भी तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या रा ला वा आए। तो ये वाले उदाहरण के साथ में इसको आप समझ सकते हैं। लास्ट का नियम है लोप नियम। अब लोप नियम में क्या हो रहा है, आहा प्लस व्यंजन और आहा प्लस भिन्न स्वर, इन दोनों में से दो भी कंडीशन आ रही है। व्यंजन में पहला दूसरा नाम वर्ण का और सा को छोड़कर जितने भी व्यंजन है वो सारे व्यंजन, और दूसरी कंडीशन आ के बाद भिन्न स्वर। तो ये दोनों जो नियम लग रहे हैं वो किसके हिसाब से लग रहे हैं, ये पहला वाला नियम जिसमें व्यंजन आ रहा है वो एतात सुलोपो आकोरन असमासी हली सूत्र से आ रहा है, और ये वाला जो भिन्न स्वर वाला आ रहा है वो भो भगो अधो पूर्वश यो असी सूत्र से आ रहा है। तो ये दोनों सूत्र जब हम पढ़ेंगे तो दोनों सूत्र से कैसे लोप हो जाता है वो हमें समझ में आ जाता है। इसी का एक लास्ट वाला है सा और रा का लोप हो जाता है। अगर रा के बाद रा आए और विसर्ग आए, रा के बाद विसर्ग आए और रा आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। और इसके पूर्व, किसके पूर्व, विसर्ग के पूर्व में जो भी वर्ण था उसको आयु अगर वर्ण है तो दीर्घ हो जाते हैं। ये वाला जो सूत्र है वो रोरी सूत्र से हमको समझ में आएगा। पहले रोरी देख लेते हैं। रोरी में क्या बोल रहे हैं, रा के बाद यदि फिर से रा आ रहा है तो एक रा का लोप कर देंगे, क्या करेंगे, दो रा का, तो एक रो का लोप हो जाएगा, है ना। और उसके पहले का जो वर्ण है उसको दीर्घ प्राप्त हो जाएगा। सिंपल इज दैट, बस इतना ही आपको याद रखना। जैसे पुनर्रमते है तो पुनर्रमते में रा और रा, दो रा आ गए तो एक रा का लोप हो गया तो पुनर्रमते हो गया। अब यदि इसके पहले जो अपन जो दीर्घ वाला जो नियम था उसमें क्या बोल रहे हैं, ना में आ जुड़ा हुआ है तो इस आ का दीर्घ हो जाएगा तो पुनः रमते हो जाएगा। ऐसी हरि रम्य
तो एक रा का लोप हो गया, ये वाला रा हट गया, और जो रा पे छोटी की मात्रा थी ये बड़ी में बदल गई, तो हरिरम्या। शिशुर रोदती, शिशु रोदती, सा पे बड़ी की मात्रा हो गई। शंभुर राजते, शंभु राजते। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। ऊढ़ा, ऊढ़ा, ये सभी इसके अंतर्राष्ट्रीय वगैरह, ये शंभु राजते, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। किस तरीके से परिवर्तन, इसमें रोरी एक सूत्र और ये ढलोपे पूर्वश दीर्घो अणा, ये दो सूत्रों से हमारा इसके नियम चल रहे हैं, जिसमें कि विसर्ग का रा का लोप हो रहा है और उसके पहले वाला जो अक्षर उसको दीर्घ प्राप्त हो रहा है। दीर्घ मतलब कि छोटा अक्षर लिखा हुआ है, ह्रस्व अक्षर लिखा हुआ है, उसका दीर्घ मतलब छोटा बड़ा की जगह बड़ा, छोटी की जगह बड़ी, इस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। ये के वाला सूत्र है जो उसमें इसमें थोड़ा सा ये वाला परिवर्तन का क्या है कि ना की जगह पर यहाँ पर ऊ और फिर उसके बाद ओ का आदेश हो रहा है। किस कंडीशन में, जब हमारे पास बीच में रूप, रात्रि और रथांतर का वर्ण हो या पति के शब्द के साथ में जो अपवाद है वो यहाँ पर लिखे हुए, मतलब एक्सेप्शन मान लीजिए आप यहाँ पर, जो हमने इसके पहले नियम पढ़े, जैसे अहन रूपम, अहो रूपम, अहन राजा, अहोरात्रा, अहन रथंतम, अहोरहांतरम, और अहरपति, अहरपति, अहापति, ये दोनों ही सही है। ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं। तो पति शब्द के साथ में कैसे बैठ रहा है और रूप, रात्र और रथंतम के साथ में कैसे बैठ रहा है वो मैंने यहाँ पर बताए हैं आप लोगों के लिए। ये एक्सेप्शन के रूप में है कुछ उदाहरण। ये देखिए यहाँ पर लोप किस तरीके से, सह पठती तो सा पठती हो गया, ऐसा विष्णु एश विष्णु हो गया, सह शंभु सा शंभु हो गया, ठीक है। ऐसा विचरती एस विचरती हो गया, कृष्ण आयसी हो गया। इस तरीके से यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया। राम उत्तिष्ठति, रामोस्तची का लोप हो गया यहाँ पर। चंद्रहापि, चंद्रोअपि हो गया। चस्यवाचर, ये हमने जो दूसरा नियम पढ़ा था रूप पढ़ा थे उसके उदाहरण हैं यहाँ पर, लेकिन हम अभी जो सुलोप नियम का देख रहे हैं वो उसमें यही वाले उदाहरण चलेंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें ये परिवर्तन हो जाता है। तो अभी तक जो भी विसर्ग संधि के सूत्र थे और उसमें जो भी उदाहरण मुझे मिल रहे थे वो मैंने उदाहरण के साथ में डिवाइड करके बनाने की और समझाने की कोशिश की है। हो सकता है बच्चों को भी कुछ कन्फ्यूजन रहा हो, तो उसके लिए इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें मैं क्या करने वाली हूँ कि सभी वर्ण को लिख के जितने भी उदाहरण हैं और फिर उनको कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई करने की कि एग्जाम में अगर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है या श्लोक में लिखा हुआ आ रहा है तो आपको कैसे समझना है। देखिए, एक नियम के साथ में एक उदाहरण समझना एक बहुत ईजी होता है कि ये नियम पढ़ना तो इसके संबंध में इसके उदाहरण तो एक फटाफट से लग जाते हैं, लेकिन जब अलग अलग वर्ण आते हैं और उनके उदाहरण को, उनके वर्ण को देख के हमें नियम को याद करके जब अप्लाई करना होता है तो तभी कर सकते हैं जब आप इसको लर्न कर, मतलब आपको आता हो। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप जितने भी स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि के जितने भी उदाहरण, जितने भी नियम हमने अभी तक पढ़े, आप उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लें, जिसके बाद आगे का जब हम वीडियो में देखेंगे, बनाएंगे उसमें, तो आप लोगों के लिए ईजी होगा उसको सॉल्व करना और उसको समझना। बस एक वो लास्ट ही वीडियो बनेगा स्वर संधि के रिगार्डिंग, उसके बाद में इसमें से 5 मार्क्स के नंबर आने वाले हैं, तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। विसर्ग संधि के बारे में यदि पूछा तो आपको अगर सूत्र आप ये याद करके लिख सकें तो बहुत अच्छा है। सूत्र लिख दो और एक्सप्लेन मत करो, बस सूत्र ही लिख दो, ठीक है। और उसके बाद जो नियम मैंने अलग अलग बताए इस तरीके से 4 उसमें डिवाइड करके आप इन नियम को समझा सकते हैं और उसमें इन सूत्रों को डिवाइड करके फिर आप आगे बता सकते हैं, उदाहरण बता सकते हैं, किस तरीके से नियम लग रहा है वो बता सकते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा लिख सकते हैं, विसर्ग संधि में व्यंजन और स्वर दोनों का प्रयोग होता है, किस तरीके से लोप हो रहा है, किस तरीके से शब्द परिवर्तित हो रहे हैं, ये सभी इसमें से आप नोट्स बना के लिख सकते हैं और अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर में यदि क्वेश्चन आएगा तो आपको फिर लिखना होगा उसको डिटेल। उदाहरण पूछे तो बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो हम आगे के जो वीडियो है उसमें हम यही करने वाले हैं। लास्ट वीडियो होगा वो संधि का, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर समास। यदि मैं उस वीडियो को नहीं बना पाई तो अगर समास स्टार्ट भी कर दिया पहले, लेकिन तब भी वो एक वीडियो जरूर बनेगा जिसमें कि हम स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के कंबाइंड सारे एग्जाम्पल्स को डिटेल में मतलब डिटेल में इन द सेंस आइडेंटिफाई करके उसको विग्रह करना सीखेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को विसर्ग संधि समझ में आया होगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे लिखना है उसको, और आगे के वीडियो के लिए भी आप लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से सभी चीज़ों को। मैं इस तरीके से उम्मीद करती हूँ आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच।